हमारे साथ बीजेपी के तमाम प्रवक्ता भी मौजूद हैं और पूनम जी मौजूद है। पूनम जी, 7 फेज में चुनाव होंगे बिहार में, इस ये अच्छी बात है या फिर लग रहा है कि थोड़ा पहले ही निपटा लेते तो ज़्यादा अच्छा था? जी नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अभी जो इलेक्शन कमीशन का जो चुनाव की घोषणा हुई है सही टाइम पे हुई है और इसमें हम लोग बहुत हर्ष से उत्साहित हैं क्योंकि अब चुनाव होने वाला है और हम लोगों ने जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल पिछले 14 से बात करें 19 और अभी ये जो हमारा 24 का चुनाव होने वाला है, जो हमने हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया है उस काम के बदौलत हम लोग जनता के बीच जाएंगे और जनता पूरा सहयोग करेगी क्योंकि जनता हर्षोल्लास है और चाहती है कि हम लोग नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएं। इसलिए हम लोग पूरी तैयारी के साथ हैं और बिहार से 40 की 40 सीट माननीय नरेंद्र मोदी जी को जीत को देने वाले हैं। बिल्कुल, तो ये तो चुनाव की बात हुई, लेकिन चुनाव के तौर पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो लगातार शेर व शायरी के साथ जो समझाने की कोशिश की और जो बताने की कोशिश की तमाम राजनीतिक दलों के लिए, ये बिल्कुल मान्य होगा। और जिसमें कुछ जो निर्देश दिए गए हैं उसमें बच्चों को कहा गया है कि अपनी भाषा पर नियंत्रण रखें। बिल्कुल, अपनी भाषा पर नियंत्रण रखें, मर्यादा से काम ले, राजनीतिक तौर पे ऐसी रंजिश और दुश्मनी न करे ताकि नजरें मिलाना फिर इनायत ना हो, या कई ऐसी चीज़ें उन्होंने रहीम और कबीर के दोहे भी पढ़े और कई चीज़ों को समझाने की कोशिश की है ताकि लगे कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र किस तरीके से करीब करीब 96.8 वोटर्स हैं यहाँ पर और इतनी बड़ी आबादी और इतना बड़ा चुनाव और इस महापर्व को, लोकतंत्र के महापर्व को किस तरीके से अच्छे से किया जाए। हमारे साथ बबलू जी ये बताइए कि किस तरह से जो इलेक्शन कमीशन कह रही थी इन चीज़ों को, तो क्या लगता है तमाम पार्टियों को ये चीज़ें माननी चाहिए? जी बिल्कुल माननी चाहिए। देखिए, भारतीय लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व है लोकसभा चुनाव और इसमें लगभग 97 करोड़ मतदाता इस बार 2024 के चुनाव में रहेंगे। तो सभी को जो चुनाव आयोग का निर्देश है उसको पूर्णतया सभी लोग को मानना चाहिए और भाजपा तो भाई सदैव विश्वास करती है, सदैव मानती है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस बार जो है इस लोकसभा में देश की जनता ने मन बना लिया है। अब की बार 400 पार, फिर से एक बार नरेंद्र मोदी सरकार। बिल्कुल, तो इस बार 400 पार, फिर से एक बार मोदी सरकार और मोदी की गारंटी कितनी मुमकिन हो पाएगी ये भी देखने वाली बात होगी क्योंकि साफ तौर पे जो इलेक्शन के जो डेट जो अनाउंस हुए हैं वो 7 चरण में होंगे और 19 अप्रैल से जो आगाज़ होगा वो सीधे 4 जून को परिणाम के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, यानी कि 4 जून को फैसले की घड़ी होगी। बहुत महत्वपूर्ण फैसला जनता तय करेगी और ये सब कुछ होगा अलग अलग राज्यों में होगा, लेकिन बिहार इसलिए मायने रखता है। आपने देखा कि 4-5 बार इलेक्शन कमीशन की तरफ से जिक्र किए गए बिहार के पर्व, त्यौहार, तीज, तमाम वो चीज़ों का जिक्र किया गया और यही वजह है कि बिहार चूँकि 40 लोकसभा कंस्टिट्यूंसी की सबसे बड़ी तो नहीं लेकिन उत्तर प्रदेश के बाद करीब 40 सीटें बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो ये पर्व त्यौहार का भी विशेष ख्याल रखा गया और साथ ही कई चीज़ें जो उसमें कही गई उसमें जाति धर्म के नाम पर जो है किसी तरीके की वोटबाजी ना हो, निगरानी के लिए भी तकरीबन 2100 से ज़्यादा ऑब्जर्वर लगाए जाएंगे, मुद्दों के आधार पर प्रचार हो, ये एक बहुत बड़ी बात है। हम एक चीज़ और ये देखिए, 7th पोल में बिहार को रखा गया है, वेस्ट बंगाल को रखा गया है, उत्तर प्रदेश को रखा गया है। तो देखिए, आपके साथ राजनीतिक दल के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, ऐसे में इनकी तैयारी क्या है? दूसरी चीज़ ये है कि भाई जिस तरह से बार बार ये कहा जा रहा है, समझाने की कोशिश की जा रही है कि एडवाइजरी भी जारी की गई है, जितने भी राजनीतिक दल हैं उन्हें एडवाइजरी जारी की गई है। एडवाइजरी में ये कहा गया है कि आप लोग एक सीमा में रहिए, उस सीमा के बाहर ना जाइए और जाति धर्म पर आप लोग वोट ना मांगिए। तो क्या इस पर ये लोग खरे उतरेंगे? बिल्कुल, हम इससे पहले शुरुआत करते हैं कि जाति धर्म मजहब राम हिंदू मुस्लिम भाषा का मर्यादा का तमाम चीज़ों का ख्याल रखने के लिए कहा गया है। क्या लगता है कि सभी पार्टियों को इसका निर्देश पालन करना? जी बिल्कुल पालन करना चाहिए। देश का विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक महापर्व है। जब ये लोकसभा का चुनाव हो रहा है तो सभी लोगों को इसका पालन करना चाहिए, सभी दलों को इसका पालन करना चाहिए और हम लोग तो विश्वास करते हैं विकास में,
विनाश में तो विकास रोकना चाहेंगे, में तो करते नहीं रोकना चाहेंगे हैं। आपको। तो हम लोग तो विकास गौतम में गौतम देश गौतम का आपको विकास रोकना हो, चाहेंगे, बड़ी राज्य का खबर आ रही है। विकास हो और लोगों को गांडे में उपचुनाव कराए जाएंगे। और ये गांडे उपचुनाव काफी हाई प्रोफाइल सीट हो गई थी, क्योंकि इसे लेकर दोनों ही खेमों में, गांडे से जब इस्तीफा हुआ था सरफराज अहमद का, तो बीजेपी की तरफ से शिकायतें की गई थी। निशिकांत दुबे और इन तमाम लोगों ने दावा किया था कि जब 1 साल से कम वक्त बचा हुआ तो उपचुनाव नहीं होते हैं। लेकिन चुनाव आयोग ने 20 मई को तिथि की घोषणा कर दी है, गांडे में उपचुनाव होगा। और सबसे बड़ी खबर यह है मनीष की अब कल्पना सोरेन चुनाव लड़ पाएंगी, क्योंकि दुमका लोकसभा वो लड़ नहीं सकती थी, रिजर्व सीट थी, और चूंकि वो बाहर की रहने वाली हैं तो दुमका लोकसभा वो लड़ नहीं पा रही थी। तो लगता है अब इसी के साथ वो गांडे उपचुनाव लड़ पाएंगी, और गांडे में उनका चुनाव लड़ने का, यानी जो जिस सोच के साथ जेएमएम ने गांडे से सरफराज अहमद का इस्तीफा लिया था, हालांकि बदले में उन्हें राज्यसभा की सीट दे दी गई, लेकिन अब इतना तय है कि अब कल्पना सोरेन चुनाव लड़ेंगी और 20 मई को गांडे में उपचुनाव होना है। मतलब कि कल्पना सोरेन के जो चुनाव लड़ने का जो पूरा अब खाका भी तैयार कर लिया जाएगा, जिस उद्देश्य से गांडे को भाई खाली कराया गया था विधानसभा सीट को, अब उस पर कल्पना सोरेन लड़ेंगी अब चुनाव। अच्छा, कितना महत्वपूर्ण हो जाते हैं ये सीट गांडे? देखिए, गांडे काफी महत्वपूर्ण इसलिए हो गया है क्योंकि वहां से पॉलिटिकल एंट्री कल्पना सोरेन की हो रही है, और अब हेमंत सोरेन की विरासत, क्योंकि तुरंत आसार नहीं नजर आ रहा है कि हेमंत सोरेन जेल से छूट कर आने वाले हैं, तो चुनाव में नेतृत्व जेएमएम का कौन करेगा, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। और हेमंत सोरेन अपनी ओर से कोई मौका नहीं देना चाह रहे थे, इसलिए वो अपनी पत्नी को चाह रहे थे, तो उनकी अब मनोवांछित मुराद पूरी हो गई है, क्योंकि कल्पना सोरेन चुनाव लड़ पाएंगी और 20 मई को गांडे में उपचुनाव होना है। हालांकि इस पर तमाम तरह के सवाल उठ रहे थे, लेकिन अब लगता है कि जेएमएम ने भी विशेषज्ञों से सलाह मशविरा करने के बाद ही यह निर्णय लिया था, और बैक डेट में कहा जाता है कि सरफराज अहमद का बैक डेट में इस्तीफा लिया गया था और विधानसभा में उन्होंने दिया था, लेकिन अब ये तमाम कयास अब पुरानी बातें हो गई हैं। अब चुनाव आयोग ने तिथि घोषित कर दी है, 20 मई को गांडे में उपचुनाव होना है, तो गांडे उपचुनाव को लेकर भी सरगर्मियां तेज हो जाएंगी, और बीजेपी की तरफ से और क्या कौन प्रत्याशी होगा इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा, लेकिन जेएमएम की तरफ से कहा जा सकता है कि कल्पना सोरेन का नाम बिल्कुल तय है। कल्पना सोरेन का नाम तय। अच्छा, एंट्री कराई जा रही है, क्योंकि देखा गया था जब मुख्यमंत्री के फेस की बात हो रही थी और कल्पना सोरेन का नाम आगे किया गया था, तो सीता सोरेन ने विरोध किया था इसको लेकर। तो अब ऐसे में ये एंट्री कराकर शायद ये दिखाना चाह रही हो भाई, कल्पना सोरेन की एंट्री कराकर ये दिखाने की कोशिश की जा रही हो कि अगर चुनाव होते हैं और हेमंत सोरेन जेल के अंदर होते हैं, तो ऐसे में कल्पना सोरेन को भी चेहरा बनाया जा सकता है। बिल्कुल, अब तो कल्पना सोरेन चेहरा बनेंगी ही। और देखिए, ये भी बात है, हालांकि दुमका सीट से ये भी समस्या आ रही है कि हो सकता है सीता सोरेन भी चुनाव न लड़ पाए, क्योंकि वो भी उड़ीसा के रहने वाली हैं, तो उनके लिए भी एक सुरक्षित सीट की तलाश होगी, और शायद इसी बात पे उनका कहना था कि गुरुजी से आशीर्वाद मिला है। तो हालांकि तस्वीर कुछ दिनों के बाद स्पष्ट होगी कि क्या कुछ होता है, लेकिन दुमका सीट नहीं लड़ पाएंगी वो, तो ऐसे में एक विकल्प ये बचता है कि हेमंत सोरेन किस्मत आजमा सकते हैं, क्योंकि इससे पहले लगातार शिबू सोरेन उस सीट पर चुनाव लड़ते रहे हैं, तो इस बार हो सकता है कि हेमंत सोरेन खुद दुमका सीट पर चुनाव लड़े और परिवार की राजनीतिक विरासत संभालने के लिए आगे आ जाए। परिवार की राजनीतिक विरासत संभालने के लिए आगे आ जाए। गौतम, आप पर रुक करते हैं। गौतम, अब यहाँ पर देखिए हॉट सीट बनी हुई है हाजीपुर। अब वो हाजीपुर से क्या निर्णय लिया जा रहा है दोनों चाचा भतीजों की तरफ से? चाचा तो ने कह दिया है कि भाई हम लड़ेंगे, भतीजे की तरफ से भी कहा जाए लड़ेंगे, लेकिन लड़ेगा कौन वहां से चुनाव? बिल्कुल, विरासत के तौर पे यहाँ पर एक बड़ी लड़ाई है हाजीपुर सीट की, और चिराग पासवान चूंकि जमुई से सांसद हैं और रामविलास पासवान चाहते थे कि हाजीपुर सीट से चिराग पासवान लड़े, लेकिन ये वो दौर था जब रामविलास पासवान जीवित थे, लेकिन चूंकि भाई के नाते वो चाहते थे कि कहीं ना कहीं उनके भाई पशुपति पारस लड़े हाजीपुर से, और यही वजह है कि विरासत के तौर पर हाजीपुर की जो सीट थी वो पशुपति पारस के खाते में गई थी, और चिराग पासवान जमुई के सांसद हुए थे जो सुरक्षित सीट मानी जाती है। तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के जो नाराजगी थी वो अब धरातल पर देखने को मिल रही है, और इस सीट पर अब जो लड़ाई है वो चाचा भतीजे की है, और दोनों इस सीट के प्रबल दावेदार बताए जा रहे हैं। लेकिन देखना होगा कि यदि पशुपति पारस अगर इस सीट से समझौता नहीं करते हैं और अगर वो कहीं एनडीए से बाहर जाते हैं, तो खुले तौर पे ये लड़ाई बड़ी ही
दिलचस्प हो जाएगी और न सिर्फ गठबंधन के तौर पे महागठबंधन या एनडीए वर्सेस, बल्कि चाचा भतीजे की ये लड़ाई होगी और जिसमें जीत किसकी होगी यह जनता तय करेगी। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीट लोकसभा की, बिहार की 40 सीटों में सबसे महत्वपूर्ण सीट हाजीपुर सीट होगी, जो अपने आप में हॉट केक होगा और इस हॉट केक का मजा कौन लेता है यह जनता तय करेगी। जी मनीष। अच्छा उदय, देखिए आप काफ़ी झारखंड की राजनीति को काफ़ी अच्छे से देखते हैं, समझते हैं। ऐसे में बात की जाए, अब लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, लोकसभा चुनाव होने। अब ऐसे में अब बात कर ले, हम इंडी गठबंधन की बात कर ले, एनडीए गठबंधन, तो अगर हम मजबूती की बात करें तो यहाँ पर कौन सी जो 14 लोकसभा सीटों में कौन सी ऐसी सीट है जो काफ़ी हॉट रहने वाली है? देखिए यहाँ 6 सीटें रिजर्व हैं और यहाँ 14 में से 12 सीटें बीजेपी जीत चुकी हैं। राजमहल बीजेपी नहीं जीत पाई थी, चाईबासा सीट लूज कर गई थी, वहां से मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा जीत कर आई थी। तो अब गीता कोड़ा बीजेपी में आ गई है, बीजेपी की पोजीशन काफी मजबूत है। अब हो सकता है बीजेपी वहां जीत हासिल कर ले, लेकिन कई ऐसी सीटें हैं जहां पे जबरदस्त फाइट देखने को मिलेगी। लोहरदगा वो सीट है जहां फाइट देखने को मिलेगी। लोहरदगा सीट में समीकरण थोड़े उलझे हुए हैं, बीजेपी को थोड़ी मुश्किल हो सकती है। जो इंटरनल सर्वे हुआ है उसमें भी थोड़ी मुश्किलें आई हैं। वहीं गिरिडीह सीट पर अभी तक तस्वीर स्पष्ट नहीं हो पाई है। गिरिडीह, चतरा और धनबाद, बीजेपी की तरफ से 11 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी गई है, 3 सीटों पर नामों की घोषणा बाकी है और इन 3 सीटों पर कौन कौन दावेदार होंगे इस पर अभी तमाम तरह के कयास ही लग रहे हैं। राजनाथ सिंह एक दिन पहले चतरा आए थे, कहा यह जाता है कि राजनाथ सिंह की पैरवी पे ही सुनील सिंह को टिकट मिला करता था, लेकिन इस बार उनके टिकट मिलने में मुश्किलें हैं, क्योंकि इस बार भी जब सुनील सिंह वहां भाषण देने के लिए खड़े हो रहे थे तो लगातार बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से जोरदार विरोध किया गया, उन्हें भाषण तक नहीं दिया गया। पिछली बार भी जब वो प्रचार के लिए निकलते थे तो बीजेपी के कार्यकर्ता उन्हें खदेड़ डालते थे और वो प्रचार भी नहीं कर पाए थे। लेकिन ये मोदी मैजिक था जिसकी वजह से कैंडिडेट से नाराज होने की वजह से भी लोगों ने मजबूरी में बीजेपी को वोट दिया था और सुनील सिंह जीत कर आ गए थे। तो अब बड़ा सवाल यह है कि इन 3 सीटों पर क्या तस्वीर उभर कर सामने आती है। तो देखिए इस बार दुमका में फाइट की संभावना है, क्योंकि हेमंत सोरेन अगर वहां से चुनाव लड़ते हैं तो वो बीजेपी को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। राजमहल में भी समीकरण कुछ ऐसे हैं कि जेएमएम वहां काफी मजबूत है, वहां भी बीजेपी को काफी टफ संघर्ष देखने को मिलेगा। देखिए कोडरमा में विपक्ष कौन प्रत्याशी देता है इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। हालांकि पिछली बार अन्नपूर्णा देवी ने रिकॉर्ड मतों से जीतने का कीर्तिमान कायम किया था और काफी ज्यादा अंतर से वो जीती थी, तो लगभग उनकी जीत वहां से तय मानी जा सकती है। हजारीबाग भी इस बार मनीष जायसवाल वहां से चुनाव लड़ रहे हैं तो वहां से जीत तय मानी जा सकती है, क्योंकि विपक्ष के पास कोई मजबूत चेहरा नहीं है। और अगर वहां की बात की जाए तो पिछली बार भी गोपाल साहू रांची के रहने वाले हैं, उन्हें हजारीबाग ले जाकर मजबूरन कांग्रेस ने लड़वाया था। तो ये अब देखने वाली बात होगी। वहीं जमशेदपुर सीट जो कि ओबीसी आबादी यानी महतो बहुल आबादी वाला इलाका है, तो वहां विद्युत बरन महतो उम्मीदवार हैं, वहां भी एक तरह से कहा जा सकता है बीजेपी की जीत तय है। अगर फाइट के नजरिए से देखा जाए तो राजमहल, चाईबासा, दुमका और लोहरदगा इन सीटों पर रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है। रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है। इसमें देखिए एक चीज़ और भी है, आज जब राजीव कुमार जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उदय, तो उन्होंने एक बात कही कि किसी भी उम्मीदवार का आपराधिक रिकॉर्ड है तो उसे 3 बार अखबार और टीवी पर बताना पड़ेगा, राजनीतिक पार्टी को भी बताना पड़ेगा कि उसे टिकट क्यों दिया जा रहा है। तो ये भी एक एडवाइजरी तो जारी कर दी जाती है, लेकिन अब यहाँ पर यह है राजनीतिक दल उस एडवाइजरी पर या उम्मीदवार उस एडवाइजरी पर कितना काम करते हैं। बिल्कुल, और देखिए इस बार तो चुनाव आयोग की तरफ से नो माई कैंडिडेट का ऑप्शन दिया गया है। आप अपने प्रत्याशी को जानिए। तो कहा यह गया है कि मोबाइल नंबर पे आप एक नंबर पे क्लिक करिएगा, दबाइएगा तो उस पर सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नहीं, आय व्यय संपत्ति का ब्यौरा, ये तमाम चीजें आ जाएंगी। देखिए ये पारदर्शिता जो आ गई है कि अब अगर कोई मामला छुपाता भी है ना, तो पहले क्या होता था कि अगर किसी ने एफिडेविट दिया तो वो एफिडेविट आम लोगों तक नहीं पहुंच पाता था। आप चुनाव आयोग के साइट पे जाइए, एफिडेविट को देखिए, पढ़िए, तो अमूमन लोग इतना नहीं करते थे। तो अब अगर एक प्रत्याशी अपनी घोषणा देता है, एफिडेविट देता है, और आप अगर मोबाइल पे क्लिक करके सारी इंफॉर्मेशन मिल जा रही है तो उसे कोई भी चुनौती दे सकता है। तो ये एक जो पारदर्शिता आई है सोशल मीडिया के दौर में, ये क्रांतिकारी कहा जा सकता है, क्योंकि कोई भी आदमी किसी को भी चुनौती दे सकता है कि इन्होंने गलत इंफॉर्मेशन डाली है। तो यहाँ पे पार्टियों को, प्रत्याशियों को सावधानी बरतनी होगी, मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अच्छा एक चीज और है, अगर हम बात करें गौतम देखिए यहाँ पर यह है कि अगर
अब 85 साल से ज़्यादा उम्र के जो मतदाता हैं अब वो घर बैठे मतदान कर सकेंगे। तो एक सहूलियत भी दी गई है कि भाई 85 साल से अगर आप जाता है तो आप घर पर बैठ के मतदान कर सकेंगे। इस बार जो ये व्यवस्था ये पहली बार दी गई है। और जिन्हें 40% से अधिक जो विकलांगता है उनके पास फॉर्म पहुंचाया जाएगा अगर वो मतदान का ये विकल्प चुनते हैं तो। मतलब कि जो विकलांग लोग हैं 40% जो ज़्यादा हैं उनके पास भी जाएगा। तो ये भी एक पहली बार किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर एक सहूलियत जो है दिया जा रहा है इलेक्शन कमीशन के द्वारा कि भाई आराम से आप मतदान कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वोट कीजिए। कई बार राजीव कुमार ने आग्रह किया है कि आप घर से बाहर निकलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वोट भी करिए। बिल्कुल, इसको दो तरीके से देखने की जरूरत है कि आज से पहले जो अनाउंसमेंट हुआ है उससे पहले के चुनाव में ये होता था कि जो लोग 85 साल के या 80 साल से ऊपर के होते हैं वो अपने आप को शारीरिक रूप से अक्षम मानते हैं और यही कारण है कि बहुत नज़दीक होने पर भी वो इलेक्शन के चुनाव की जो दूरी है जहाँ पे वोटिंग करना है वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। एक तो मानसिक रूप से, दूसरा अगर सामाजिक रूप से उनके परिवार के लोग अगर ये दिखाने और बताने की भी कोशिश करें कि भाई हमारे यहाँ 90 साल के कोई बुजुर्ग हैं लेकिन हम उनको लेके आए हैं वोटिंग कराने के लिए, तो एक तस्वीर खींची जाती थी ताकि लगता था कि हम ये बता सके लोगों को कि देखिए कि कोई 90 साल का बुजुर्ग या 95 साल का बुजुर्ग अगर वोट करता है तो उनको पता है कि लोकतंत्र में वोटिंग का अधिकार क्या है और वोट कितना महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में ये एक अच्छी तस्वीर होती थी लोकतंत्र की। अब लेकिन ये रियायत पहली बार और अच्छा इसलिए माना जा रहा है कि बता दें कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि 85 वर्ष से अधिक उम्र के जितने भी मतदाता हैं उनके घर जाकर मतदान करवाया जाएगा। इस बार देश में पहली बार ये व्यवस्था एक साथ लागू होगी कि जो 85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाता हैं जिन्हें 40% से अधिक की विकलांगता है उनके पास हम फॉर्म पहुंचाएंगे अगर वो मतदान का ये विकल्प चुनते हैं। तो और एक चीज़ क्या नाम है यहाँ पर बात करें गौतम, देखिए यहाँ पर ये भी कहा गया है कि भाई जाति धर्म को लेकर किसी भी तरह के आप लोग बयानबाजी ना करें और बच्चों को तो इसमें बिल्कुल ना घसीटे। बच्चे जो पढ़ते हैं उन्हें पढ़ने दें और बच्चों को इलेक्शन से दूर रखें क्योंकि कई बार देखा जाता है। तो ऐसे में उदय जी बिल्कुल, हम ये कह रहे थे कि ये बड़ी घोषणा है कि झारखंड में 14 लोकसभा सीटों पर 4 चरणों में चुनाव की घोषणा कर दी गई है। यानी यहाँ की तिथियां भी आ गई। अब यहाँ इलेक्शन कमीशन जो है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, वो ये बताएगा कि क्या क्या एहतियात बरते जाएंगे, क्या क्या निर्देश जारी किए जाते हैं और इसकी आधिकारिक पुष्टि भी होगी। क्योंकि अभी जो खबरें आ रही है उसके आधार पर हम जो तिथियां बता रहे हैं कि एक बार फिर दर्शकों को बता दें कि 13 मई को 4 सीटों पर दूसरे फेज का मतदान, 20 मई को 3 सीटों पर और 25 मई को 4 और चौथे फेज का मतदान 1 जून को 3 सीटों पर होना है। और इसके साथ ही यहाँ 14 सीटों के लिए मतदान संपन्न हो जाएंगे। गौतम, सवाल यही था गौतम कि भाई यहाँ पर बार बार ये जो हम लोग बात कर रहे हैं कि जाति और धर्म को लेकर बात ना करें, लेकिन बिना जो राजनीतिक पार्टियां हैं कोई भी हो वो इससे अछूती रह ही नहीं पाती हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन जो आदेश जारी करता है, एडवाइजरी जारी करता है, उसकी अवहेलना ये लोग करते रहते हैं आए। तो क्या इस बार कोई सख्त कानून है कि इस बार अगर आप करते हैं तो इस बार नहीं बख्शे जाएंगे? देखिए, सख्त कानून जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से है वो साफ तौर पे पहले ही की जैसे है, लेकिन पहले इस तरीके की चीज़ें प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए नहीं कही जाती थी। लेकिन इस बार खास तौर पे जो अंदाज और जो समय रहा कहने का, उसमें अगर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ वही रही कि बच्चों का इस्तेमाल कोई भी पार्टी भीड़ बढ़ाने के लिए, प्रचार के लिए, प्रसार के लिए नहीं कर सकती। क्योंकि अमूमन यही होता है कि टी शर्ट दे करके, चॉकलेट दे करके आप क्या करते हैं कि आप स्कूल या आसपास के जो बच्चे हैं उनको शामिल कर लेते हैं और या फिर उन महिलाओं को शामिल कर लेते हैं। दूसरी बात यह है कि उन महिलाओं को भी आप नहीं ला सकते जिनको आप साड़ी दे रहे हैं या कोई प्रलोभन दे रहे हैं। ये साफ तौर पे जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से वर्ड इस्तेमाल किए गए हैं ताकि कोई महिलाओं को ये न लगे कि आप साड़ी दे करके उस प्रचार का हिस्सा हो रहे हैं। प्रलोभन लेकर के ये सब काम कोई भी पार्टी नहीं कर सकती, जो अमूमन ऐसा होता है। तीसरी बात यह है कि जाति धर्म के नाम पर कुछ नहीं चलेगा। निगरानी के लिए खुद 2100 से ज़्यादा ऑब्जर्वर रहेंगे। मुद्दों के आधार पर प्रचार किए जाएंगे, तभी राजनीतिक दल अपनी मर्यादा भी रख पाए और मर्यादा में ही अपने शब्दों का करना है। इसके अलावा हाल के दिनों में
जो मौका मिलता रहा है तमाम पार्टियों का कि वो अब देखें कि कुछ भी बोल रहे हैं किसी धर्म को लेकर, किसी मर्यादा को लेकर तार तार कर रहे हैं, तो वो नहीं चलने वाला है, उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो वो कुल मिलाकर बाकी पुरानी चीज़ें हैं, लेकिन कुछ चीज़ें नई हैं जो अच्छी हैं। तो ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इस बार इलेक्शन कमीशन ने बहुत ही महत्वपूर्ण एजेंडों पे बात की है। और सबसे बड़ी बात बिहार के लिए ये है कि ये 7 चरणों में पूरे बिहार को शामिल किया गया है, यानी कि बिहार एकदम टुकड़ों में आप इलेक्शन यहाँ होंगे, आराम से होंगे। आप वहाँ पे आप प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं, भागम भाग नहीं होगी। अगर 2 या 3 फेज में अगर सिमटा दिए जाते तो शायद उत्तर बिहार या दक्षिण बिहार करके सेगमेंट बांटे जाते तो 2 या 3 चरणों में होते, जो भी संभव नहीं है। तीसरा, कुछ जो पर्व त्यौहार हैं उनको लेकर के भी इलेक्शन कमीशन ने बहुत ही ध्यान दिए हैं। और अभी जाकर के बिहार के इस पर्व त्यौहार को देखते हुए जो इलेक्शन कमीशन ने जो डेट फाइनल किए हैं उन डेटों की चर्चा करें तो 7 चरण की शुरुआत 19 अप्रैल से होगी, जिसमें 102 लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी में चुनाव होंगे। इसके अलावा 26 अप्रैल को, 7 मई को, 13 मई, 20 मई और 25 मई को जो फाइनली 6 फेज होंगे उसमें इलेक्शन होगा। लेकिन 1 जून को जून के महीने में ये पहली तारीख होगी जब 7वें चरण में बिहार का समापन होगा, यानी बिहार फाइनली 40 सीटों पर इलेक्शन हो जाएगा। और उसके ठीक 3 दिन के बाद, यानी 2 और 3 2 दिनों के रेस्ट के बाद आप कह सकते हैं कि 4 जून को फैसले की घड़ी होगी और जिसका इंतज़ार पूरी देश दुनिया को होगा। लेकिन इसके लिए 1 जून तक बिहार के चुनाव को फाइनल करने के लिए 1 जून तक का इंतज़ार करना होगा, यानी कि सभी 7 फेजेस में, 7 चरणों में बिहार शामिल होगा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और ये शायद बिहार के लिए अच्छे संकेत है कि आराम से कि कोई हड़बड़ी नहीं होगी और चंद टुकड़ों में बिहार के इलेक्शन किए जाएंगे, ताकि सुरक्षा के लिहाज से, ट्रैफिक के लिहाज से, प्रचार के लिहाज से, मतलब चारों तरफ से भरपूर मौका मिलेगा। बिहार ही एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर कंप्लीट 7 फेजेस में इलेक्शन होंगे। बिहार के साथ शायद 1-2 राज्य और हों, लेकिन बिहार के लिए ये शुभ और अच्छे संकेत हैं कि यहाँ पर आप चुनाव प्रचार के साथ साथ इलेक्शन भी आप आराम से पूरा कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी खबर है और बिहार के लोगों को शायद इसका इंतजार भी था कि जितना ज़्यादा फेज होगा आप शायद उतना ज़्यादा आप लोगों तक पहुँच सकते हैं। तो ये एक अच्छी खबर है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से बिहार को मौका मिला। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज़ यही है कि क्या नाम है, आज देखिए बता दें अपने दर्शकों को कि 7 चरणों में चुनाव होने हैं, लोकसभा चुनाव 7 चरणों में होने हैं। ऐसे में तारीखों का ऐलान हो गया है और लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व के तारीखों का ऐलान हुआ है। और 19 अप्रैल को पहला मतदान होगा, 19 अप्रैल को 7 चरणों में वोटिंग होगी और 4 जून को वोटों की गिनती की जाएगी। देखिए, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि कई जो एडवाइज़री है वो एडवाइज़री भी जारी की गई है। जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं उन्हें एडवाइज़री जारी की गई है। इस एडवाइज़री के ज़रिए ये कहा गया है कि भाई आप किसी तरह की कोई भी ऐसी गतिविधियों में संलिप्त ना हो। यहाँ तक कि उन उम्मीदवारों के कहा गया है जो उम्मीदवार किसी भी तरह के आपराधिक गतिविधियों में सम्मिलित हैं, उन उम्मीदवारों को कहा गया है 3 बार आप भाई या तो अखबार में, 3 बार टीवी पर आप इस चीज़ को चलवाएं। दूसरी चीज़ ये, राजनीतिक दलों से भी कहा गया है कि अगर आप किसी भी आपराधिक दलों को अगर आप किसी भी आपराधिक उम्मीदवार को टिकट दे रहे हैं तो उनके नाम भी क्यों दे रहे हैं और किस लिए उन्हें टिकट दिया जा रहा है, मजबूरी क्या है, इसको भी स्पष्ट करें। तो देखिए, एडवाइज़री जारी की गई। हाँ ठीक है गौतम, आपके पीछे भी कुछ लोग हैं, हम चाहेंगे बीजेपी के लोग हैं उनसे बातचीत करें। बिल्कुल, चूँकि ये बीजेपी प्रदेश कार्यालय है और यहाँ प्रदेश कार्यालय में गहमा-गहमी का माहौल रहता है और हम कह सकते हैं कि कई ऐसे नेता कार्यकर्ता हैं जो बातचीत करते रहते हैं और तो कह सकते हैं कि बहुत सारे नेता कार्यकर्ता हैं जिनसे हम बात करेंगे। कई प्रवक्ता भी हैं हमारे साथ जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। आइए सर, कि आइए आप लोग भी आइए। सर, क्या लगता है कि बिहार के लिए 7 फेज अच्छे संकेत हैं?
हाँ, निश्चित रूप से अच्छे संकेत हैं। लॉ एंड ऑर्डर की जो समस्या होगी, कहीं कहीं भी कुछ नहीं हो सकती है। निर्भय होकर के लोग मतदान करेंगे, इससे कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। 7 फेज में ठीक है, चुनाव आयोग का ये फैसला स्वागत योग्य है। तो पहले या दूसरे या तीसरे फेज में अगर बिहार कंप्लीट हो जाता है, उससे बेहतर है कि 7 फेज में आराम से होगा। चुनाव में पॉलिटिकल पार्टी को भी मौका मिलेगा। निश्चित रूप से स्वाभाविक है कि कुछ क्षेत्रों में जहां जैसे है उसके हिसाब से हम लोग अपना लगे रहेंगे। वर्कर को भी सुविधा है, और सबसे ज़्यादा है प्रशासनिक अधिकारियों को। चुनाव के जो अधिकारी हैं उनको एक बूथ से दूसरे बूथ पर अपने पोलिंग पार्टी को भेजने में, एक फेज से दूसरे फेज में भेजने में सहूलियत होगी। और निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए चुनाव आयोग ने जो कदम उठाया है, यह स्वागत योग्य कदम है। ये स्वागत योग्य है। बिल्कुल, तो ये स्वागत योग्य कदम है, और यही कारण है कि 7 फेज होने से न सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज को बल्कि इलेक्शन कमीशन के भी जो कर्मचारी होंगे, उन कर्मचारियों को एक जगह से दूसरे जगह पे ड्यूटी करने में सहूलियत होगी, ट्रैवलिंग में आसानी होगी, भागम भाग नहीं होगा। तो कैसा रहा इस बार का इलेक्शन कमीशन ने जो कुछ कहा है? बहुत सुंदर। तैयार है ना? हाँ, हम लोग तैयार हैं। नए भारत के तो नहीं हो रही है अभी तक, आपकी पार्टी ने घोषणा नहीं की। नहीं, वो सब के लिए चिंता की कोई बात नहीं है। मैंने तो आपके चैनल पर कई बार बता चुका हूँ कि जस्ट तुरंत आ जाएगा, मेरा भी लिस्ट आ जाएगा। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब समय आ जाएगा। जितनी आसानी से 195 हो गया, यहाँ भी अगर बिहार सब तैयार है, बस घोषणा बाकी है। अच्छा, 7 फेज आने से आप लोग भी टुकड़ों में यहाँ पे नाम बताएंगे या फिर एक साथ 40 बता दें? नहीं, वो तो केंद्रीय नेतृत्व के मामला है, उस पर हम लोग तो कुछ बता नहीं सकते हैं। जो भी होगा सही समय पर सही निर्णय होगा। बिल्कुल। तो देखिए, अच्छा एक सवाल है जो सबसे लेटेस्ट है कि क्या पशुपति पारस जी को सम्मान नहीं मिल रहा है, जो वो खुले मन से कह रहे हैं? नहीं, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग देखते जाइए, वो हमारे साथ रहेंगे ही। वो केंद्रीय नेतृत्व से उनकी वार्ता चल रही है, थोड़ी मोरी जो इधर उधर है वो सब सही हो जाएगा। प्रवक्ता है, इनको पता है कि कितना कहना है, और बाकी चीज़ें ये केंद्रीय नेतृत्व पर छोड़ देते हैं। ये ज़रूर है कि जिस तरीके से 7 फेज में है, तो अब ये सहूलियतें पार्टी के लिए अच्छी और बढ़ गई हैं कि अब आराम से अपने कैंडिडेट की अनाउंसमेंट करेंगे। और अब जो अंदर पार्टी के अंदर जो बगावत होता है, वो तब होता है जब आप किसी एक अमुक व्यक्ति को टिकट देते हैं तो दूसरा नाराज़ हो जाता है। ऐसे में अब नाराज़गी दूर करने का मौका भी मिल गया है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चारों तरफ गहमा गहमी का माहौल है, और ख़ास करके भारतीय जनता पार्टी के अंदर की जो उत्साह और उमंग है वो देखते बन रही है, और 7 चरणों में होने के बाद जो खुशी है वो और भी दोगुनी हो गई है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि बस अब पूरा देश लोकतंत्र के इस महापर्व में डुबकी लगाने को तैयार है, जी हिस्सा लेने को तैयार है। और ऐसे में अगर बात करें तो बिहार में तैयारी क्या है? देखिए, यहाँ पर दोनों दल तो बिल्कुल जोरदार हामी भर रहे हैं, 40 हमारी 40 हमारी। तो ऐसे में किसके पास कितनी सीटें जाएंगी तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ऐसे में तैयारी किसकी कितनी है सबसे ज़्यादा? जो सूत्रों के हवाले से खबर है वो तो साफ है कि 16 और 17 का जो जदयू और भारतीय जनता पार्टी का जो सीटों में बिल्कुल तालमेल रहेगा। 16-17 के खेल में तो 33 सीटों का बंटवारा हो गया। रही बात 7 सीटों की, तो 7 सीटों में 1 सीट हिंदुस्तान आवामी मोर्चा, 1 सीट उपेंद्र कुशवाहा, और बाकी के 5 सीटों पर दोनों चाचा भतीजे यानी कि लोजपा। अब लोजपा चाहे पशुपति पारस रहें ना रहें, कुल मिलाकर 5 सीटें हैं। अब इन दोनों को कैसे बांटना है ये दोनों तय कर लें, और बाकी आने वाले लोकसभा चुनाव के बाद जो स्थितियां होगी वो देखने वाली बात होगी कि विधानसभा में क्या होता है। लेकिन अभी मामला सर पर है, और लोकसभा चुनाव को लेकर शायद 40 सीटों के बंटवारे का यही फॉर्मूला है, और इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि ना तो जेडीयू अब कॉम्प्रोमाइज़ करने के मूड में है, और ना ही बीजेपी, क्योंकि 1 सीट ज़्यादा लेकर बीजेपी कहीं ना कहीं जेडीयू को यह बताने की कोशिश करेगी कि मैं यहाँ पर बड़े भाई की
भूमिका में हूँ, मेरे पार्टी का प्रधानमंत्री होगा और पूरे देश की सियासत में जितने भी जो घटक दल हैं उनको एक एक केंद्रीय मंत्री अगर चुनाव जीतते हैं तो एक एक केंद्रीय मंत्री पद दिए जाएंगे। ये बातें पहले भी बिल्कुल 2014 की ही तर्ज पे 19 में और 19 की तर्ज पे आपको 24 में देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर ये तब कंडीशन होगा जब भारतीय जनता पार्टी अगर बहुमत में अपने दम पर लाती है, लेकिन अगर सहयोग या किसी दूसरे दलों का समर्थन या फिर जोड़ तोड़ की स्थिति होगी, वहाँ पर कंडीशन शर्तों के साथ अप्लाई होता है, जैसे जो विज्ञापन में स्टार लगा रहता है ठीक उसी तरीके से। लेकिन अभी चूँकि एक हवा है, एक उमंग है, और अगर इंडी गठबंधन बेहतर काम करती है, जनता के बीच में जाती है और अपना प्रचार प्रसार करती है, तो शायद ये जो जनता है किसको चुनेगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कुल मिलाकर कह सकते हैं कि इस बार का इलेक्शन महासंग्राम, महाभारत देखने लायक होगा और हर चुनाव, हर जो कंस्टिट्यूएंसी है वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी मनीष, देखिए चार पार्टियां अगर बात करें तो हम बात कर लें जेडीयू, बात कर लें आरजेडी, बात कर लें बीजेपी, बात कर लें कांग्रेस। तो इनमें से अगर मजबूती की बात करें तो मजबूती किसकी सबसे ज़्यादा है बिहार के अंदर इस वक्त? अगर जो भाई चुनाव तारीखों का ऐलान हो चुका है तो ऐसे में मजबूती सबसे ज़्यादा किसकी दिख रही है? फील्ड में आप लोग रहते हैं, किसकी मजबूती ज़्यादा दिख रही है? देखिए, जहाँ तक सवाल मजबूती का है तो साफ तौर पे देखिए जो भारतीय जनता पार्टी है वो एक संगठनात्मक तौर पे जो उनका जो संगठन चलता है वो ठीक है। अच्छा, एक चीज़ देखिए, इसमें एक चीज़ और भी है। यहाँ पर देखिए, अब बात करें हम यहाँ पर ये तो मजबूती की होगा। अब हम बात कर लें यहाँ पर कि जिस तरह से एडवाइज़री जारी की जा रही है, एडवाइज़री जारी की गई है, उन एडवाइज़री पर बात कितना होता है, उन एडवाइज़री को फॉलो कितना किया जाता है राजनीतिक पार्टियों का, ये भी तो एक बहुत बड़ी बात है कि एडवाइज़री को फॉलो नहीं किया जाता है। अक्सर देखा जाता है कि भाई शिकायत की जाती है, विपक्ष शिकायत करेगा कि देखिए ये उम्मीदवार ये काम कर रहे हैं, ये इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, कोई कुछ शिकायत करेगा, लेकिन उन शिकायतों पर काम कितना होता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और ये सवाल हर बार चुनाव में चाहे वो किसी भी तरीके से हो पूछे जाते हैं और ये सवाल एक सवाल बनकर ही रह जाता है। इसलिए क्योंकि देखिए, चुनाव आयोग की तरफ से जो आचार संहिता होता है, जो इलेक्शन का जो एक्ट होता है या इलेक्शन के दौरान जो क्या कुछ करना या ना करना होता है, इसकी एक जागरूकता के तौर पे एक शायद इलेक्शन कमीशन उन तमाम लोगों तक नहीं पहुंचा पाती, जिसकी वजह से ये दिक्कतें होती है।